आदमी के बीच में जात धर्म नहीं थी, ये मीडिया का फैलाया हुआ था और सरकार का फैलाया हुआ था। तो आदमी हिंदुस्तान में आज भी भाई भाई की तरह रहता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो गंदगी फैला रहे हैं। अब चुनाव आने वाले हैं, जवाब जनता देगी चुनाव में, और अच्छा जवाब देगी। इस बार हर घर से लाश उठी है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हम अक्सर सियासत की बातें इस प्रोग्राम में करते हैं, लेकिन कभी-कभी उससे जरा हट करके भी बात करना जरूरी हो जाता है। देश में जिस तरह से नफरत के बीज बोए गए हैं, उसके अब कड़वे फल सामने आने लगे हैं। मॉब लिंचिंग के वाकयात कितने हुए, कितने लोग बेगुनाह मारे गए, कितने लोग जख्मी हुए और फिर मुकदमे भी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल बहुत ही अ, एक तरह से शर्मनाक है और मजलूम के लिए और ज्यादा जुल्म सहने के लिए मजबूर करती है। अभी हाल ही में एक वाकया मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ, जहां 22 अगस्त को एक चूड़ी बेचने वाला तस्लीम, उसकी पिटाई हुई, उसके पैसे छीने गए और जब उसने पुलिस में कंप्लेंट की तो एक जवाबी कंप्लेंट की गई उन लोगों के जरिए जो मुलजिम थे। उन्होंने लड़की को छेड़ने का इल्जाम इस चूड़ी वाले पर लगा दिया और उसको जेल में रहना पड़ा। 107 दिन जेल में रहने के बाद उसकी जमानत हुई है। यह बहुत ही अफसोस की बात है कि एक मजलूम भी, जिसने गुनाह ना किया हो, उसको भी जब जेल से उसे वापसी होती है, जमानत होती है, तो उस पर खुशी का एहसास होता है। हालांकि इस पर अफसोस होना चाहिए कि यह आदमी जेल गया ही क्यों, सिस्टम में आखिर क्या ऐसी खराबियां आ गईं जिसकी वजह से वो जेल में गया। इस पूरे वाकये को शुरू से आखिर तक जानने वाले और इस तस्लीम की कानूनी जद्दोजहद में बराबर के शरीक वकील हैं दीपक बुंदेले साहब। वो हमारे आज कार्यक्रम में खास मेहमान हैं और मैं आपको याद दिला दूं कि दीपक बुंदेले बैतूल में रहते हैं, मध्य प्रदेश के, और ये वही बुंदेले हैं जिनको मुसलमान समझकर पिटाई कर दी गई। और ये बात पुलिस ने खुद कबूल की कि पुलिस ने पिटाई की मुसलमान समझ के, चूंकि बुंदेले साहब के चेहरे पर दाढ़ी है, उससे उनको शक हुआ कि ये मुसलमान। अब वो इन ताकतों के खिलाफ एक मजबूत सिपाही का काम कर रहे हैं और तस्लीम की कानूनी लड़ाई में बराबर कंधे से कंधा मिलाकर के लड़े। दीपक बुंदेले साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप तो खुद चूंकि भुक्त भोगी हैं, आपने खुद ऐसी सिचुएशन देखी है कि मुसलमान की किस तरह से पिटाई होती है, चूंकि मुसलमान समझ करके आपकी पिटाई हुई थी। अब ये जो तस्लीम वाला मामला है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आखिर क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर ये चूड़ी वाला एक आम आदमी क्यों चपेट में आया और उसको क्यों जेल में रहना पड़ा। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है रक्षाबंधन के महीने से, अगस्त से। 22 अगस्त को तस्लीम चूड़ी बेचने जाता है इंदौर में। उसका पूरा परिवार चूड़ी बेचता है, उसके गांव में सभी लोग चूड़ी का काम करते हैं। तो उसकी कुछ लोग पिटाई कर देते हैं। पिटाई ये कह के करते हैं, मतलब पिटाई करने का इंटेंशन ये था कि आप मुसलमान हो, और उसके पैसे लूट लेते हैं। 10,000 रुपए उससे लूट लेते हैं और फिर उसका वीडियो भी वायरल होता है। काफी जगहसाई होती है, मध्य प्रदेश शासन की होती है। फिर नरोत्तम मिश्रा बयान देते हैं उसके बाद, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, कि चूड़ी बेचने वाला लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। तस्लीम एफआईआर पहले करवा देता है कि मेरे साथ मारपीट हुई। उसके बाद एक जवाबी एफआईआर है, एक बच्ची को टूल्स बना के किया जाता है, जो बहुत ही गलत है। एक कि हमारी बच्ची को छेड़ रहा था, ये 13 साल की बच्ची को। और अब उस मामले में कल हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी साहब, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, हम लोगों ने इसमें हम लगातार जद्दोजहद कर रहे थे इनको, तस्लीम को बाहर लाने की। तो कल आखिरकार हमें जमानत मिल गई, कल तस्लीम रिलीज हो गए।
तो ये तस्लीम का अब ज़हनी यानी मानसिक हालत कैसी है? क्या वो मुकदमा लड़ेंगे? मुकदमा लड़ने की हालत है? और आप लोग वकील काफ़ी सीनियर वकीलों का भी आप ज़िक्र कर रहे हैं। उन्होंने क्या इस मुकदमे में कैसे किया? क्या ये चूड़ी वाला फीस देने की हालत में था? आपने किस तरह से उसकी कानूनी मदद? देखिए, ये जो चूड़ी वाला का व्यक्ति था, इससे हमने 1 रुपए फोटोकॉपी के भी नहीं लिए हैं। हुँ, हुँ, मैं भोपाल से इंदौर जाता था, बैतूल से इंदौर जाता था, जहाँ भी मैं वहाँ से इंदौर पहुँचता था। एहतेशाम साहब दिल्ली से आते थे, त्रिपुरा से आते थे, जहाँ भी वो पेशी दिनांक पे आ जाते थे। हमने ना टिकट का पैसा, ना किराए का पैसा, ना टाइपिंग का पैसा, ना प्रिंट आउट का पैसा, 1 रुपए नहीं लिया उससे। ये ये हमने सब बहुत अपने बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है और यही इस देश की खूबसूरती है कि एक मज़लूम के साथ कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जी, आप बात अपनी आगे बढ़ाइए। जी। हालाँकि जब हम लोग पहली बार पैरवी पे करने के पहले दूसरी पैरवी पे तब एक यहाँ के एक अखबार ने छापा भी कि ये फीस कहाँ से आ रही है, वकीलों की इतनी मोटी फीस लेते हैं, कैसे आती है? अरे तो भाई ये हमारा और क्लाइंट के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, हम क्या ले क्या ना ले। हमने फ्री लड़ा केस और हुँ, हमने सिर्फ तस्लीम का ही नहीं, ऐसे जहाँ भी होंगे, जहाँ भी मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा, हम फ्री केस लड़ेंगे। हम ये कहते हैं हम हुँ, तो फ्री लड़ेंगे केस, हमें नहीं चाहिए हुँ। कोई पैसा। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो आपका ख़ास तौर पर आप एक ज़माने में पत्रकार भी थे और जी, फिर आपकी 23 मार्च 2020 में पिटाई हुई। जिस दिन बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही थी और कोरोना होते हुए भी वहां बाकायदा कोरोना के जो गाइडलाइन जब तक वो पाबंदियां नहीं लगी थी और लॉकडाउन भी नहीं हुआ था उसी दिन से जो आपका अलग से एक नए किस्म का सफर शुरू हुआ आपकी जिंदगी का इसमें आप तस्लीम के मामले को भी आपने टेकअप किया, मदद की। अब आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्या कुछ है? कितना कुछ करना चाहते हैं? क्या है? चूँकि एक दूसरी तरफ से जो ताकत है, वो मुसलसल नफ़रत फैलाने की बात कर रही है और ये बहुत ही गैर मामूली बात है कि मुसलसल हमले हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है इस देश के अंदर जनता का दिल कितना बड़ा है कि जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही, इंतज़ार कर रहे हैं या कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं इस पूरी लड़ाई में? देखिए, ये एक व्यक्तिगत मेरा सवाल नहीं है, ये सारी देखिए हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सब भाई-भाई की तरह रहे हैं हमेशा और रहते आएँगे। ये हुँ, कुछ फ़िरका परस्त लोग माहौल खराब करते हैं और ये खराब करते रहेंगे। ये दूध में गिरी हुई मक्खी इनको निकाल के जितनी जल्दी फेंक दिया जाए उतना अच्छा है। हुँ, हुँ। तो आपको तो लगता है कि आपको लगता है कि ये मक्खी दूध से बाहर हो जाएगी? हालात कुछ हैं ऐसे? आपको क्या आप चूँकि एक पत्रकार के तौर पर भी काम कर चुके हैं, एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपको कैसा लगता है? देखिए, अभी जो कोविड का पूरा सिलसिला चला और कोविड के कारण एक मुसलमानों को मतलब मैं स्पष्ट कह रहा हूँ मुसलमानों को, मैं धर्म विशेष नहीं कह रहा। हुँ, मुसलमानों को टारगेट किया गया कि मुसलमान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और वो तमाम मीडिया की खबरें आपने भी देखी होगी। हुँ, लेकिन अ, हर घर से लाश उठी है, मुसलमान आदमी सहयोग करने आया हिंदू का। वहाँ आदमी के बीच में जात धर्म नहीं थी, ये मीडिया का फैलाया हुआ था और सरकार का फैलाया हुआ था। तो आदमी हिंदुस्तान में आज भी भाई भाई की तरह रहता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो गंदगी फैला रहे हैं। अब चुनाव आने वाले हैं, जवाब जनता देगी चुनाव में और अच्छा जवाब देगी इस बार, हर घर से लाश उठी है। अब इस प्रकरण में चूँकि अच्छा अब मैं अब दूसरी बात पूछना चाहता हूँ। क्या इस तरह के वाक़यात मध्य प्रदेश में क्या अक्सर हो रहे हैं? ऐसा सुनने में आया है कि कुछ और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ भी वहाँ ऐसी ही नफ़रत देखने में आ रही है। बहुत, बहुत, बहुत हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। अभी एक क ख और हुए थे, कभी किसी को दाढ़ी पकड़ के मारा जाता है, कभी इंदौर में, उज्जैन में बहुत हो रहे हैं। मतलब हम एक बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं। हुँ, हुँ। क्या क्या कुछ और कम्युनिटीज़ के खिलाफ भी ऐसा हो रहा है मुसलमानों के अलावा? हाँ, मुसलमानों के अलावा अभी इतने बड़े पैमाने पे नहीं है जितना मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि एक समाज का माइंडसेट मतलब ये संघ और बीजेपी और आरएसएस की जो ताकतें हैं, ये समाज का एक माइंडसेट डाइवर्ट करने में कामयाब हुई है। ये इस तरह से कामयाब हुई है, कि जैसे कि आपको याद होगा भोपाल में एक एनकाउंटर हुआ था, कथित एनकाउंटर। हुँ, हुँ।
जिसमें सिमी के एक्टिविस्टों को मारा गया, सो कॉल्ड सिमी के एक्टिविस्टों को। कहा हाँ। जेल जेल से भाग गया, सेंट्रल जेल से। हम्म, और मीडिया उसको ऐसा बता रहा है, देखो एनकाउंटर हो गया, ये मतलब इस तरह से सेलिब्रेट कर रहा है। आप किसी की जान लेने को कैसा सेलिब्रेट कर सकते हो? और मतलब बहुत ही गंदा तरह से माहौल बिगड़ रहा है यहाँ। और मॉब लिंचिंग, अब तस्लीम का साथ जो हुआ, वो भीड़ उस पर अटैक करती है, वो एफआईआर करवाता है, उसके खिलाफ बाद में एफआईआर दर्ज होती है। और फिर उसका बाद सबको जमानत मिल जाती है, तस्लीम को 107 दिन जेल में रहना पड़ता है। हम्म, हम्म। अच्छा, अब ये जो जमानत दी है उसमें जज ने क्या कुछ अपने कुछ खास रिमार्क्स, कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ ऐसी दी हैं जो जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे? जी, जज साहब ने कहा, मतलब अभी इनकी तरफ से आपत्ति भी आई थी जमानत पे, लेकिन चार्जशीट फाइल हो चुकी है। जज साहब ने माना है कि अब इनको जेल में रहने की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। 50,000 रुपए की जमानत दी है। और ये भी उल्लेख हुआ है उसमें कि जो इसे पीटा गया है, जो मतलब क्या असामाजिक तत्वों द्वारा पीटा गया, ये भी उल्लेख हुआ है। हम्म, हम्म, मतलब एक अच्छा, हम हमारी उम्मीदों के स्वरूप हमें बेल ऑर्डर मिला है। और हम जल्दी से तस्लीम को बरी भी करवाएंगे। हम इसकी पूरी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे, हमारी पूरी टीम लड़ेगी एहतेशाम भाई के नेतृत्व में। हम अच्छा, अच्छा, एक और पहलू से मुझे एक बात समझना चाहता हूं। क्या इस दौरान कुछ मुसलमानों के कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो एक तरह से ये कहने की कोशिश करते हैं कि वो बेगुनाहों की मदद करते हैं, क्या उनमें से कहीं कोई किसी किस्म की आप लोगों से कोई अप्रोच की हो, मिले हों, या कुछ फीस देने की कोई कोशिश की हो? जाहिर है चूड़ी वाले के बस में तो था नहीं कि वो फीस दे पाता। क्या कोई ऐसी बातचीत बीच में कभी कुछ हुई? नहीं, किसी से नहीं हुई, और हमने किसी से कोई पैसा भी नहीं लिया, क्योंकि ये लड़ाई हमारे ईमान की थी, ये हमारे संविधान की लड़ाई थी। तो हमने इसे बिल्कुल निःशुल्क लड़ा है, 1 रुपए की फीस नहीं ली, अपने जेब से खर्च किया है, सभी ने अपने जेब से खर्च किया है। अच्छा, अब आप बताइए आपके वाले केस का क्या हुआ? अब तक चूंकि आपका जो मामला था वो पूरे देश ने बहुत कुछ सुना था, और ये बहुत ही अफसोसनाक भी था। और शायद एक मुसलमान से अलावा किसी को ये एहसास कराने का भी एक मौका था कि आखिर मुसलमान किस 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 हालत में अपना वक्त गुजार रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई और भी उसे महसूस कर सके। आपने उसे महसूस किया है। उस में अभी तक क्या कुछ हुआ है उस केस में? आपके खिलाफ आपने क्या कोई एफआईआर की? आपके खिलाफ आपको जब पिटाई हुई, आपके पास बाकायदा पुलिस के ऑडियो मौजूद थी जो सबूत के तौर पर आप कहीं भी दे सकते थे। उसका कहीं कोई कानूनी संज्ञान लिया गया? क्या हुआ? देखिए, मैंने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने एज ए पीआईएल उनको रजिस्टर कर लिया है। और दूसरा, उसके बाद एक एफआईआर मुझ पे रजिस्टर्ड हो गई है। 353 शासकीय कार्य में बाधा डालना गैर जमानती अपराध होता है। यानी तीन पुलिस सौ, के सरकारी सरकारी काम में बाधा डालना। हाँ, पुलिस का मारना यानी वो सरकारी काम में सरकारी बाधा डालना। लोग आप सरकारी लोग आपकी पिटाई करें, आप बाधा ना डालें, आप चुपचाप पिटते रहें। बिल्कुल, तो सरकारी सरकारी काम में बाधा डालने का एक गैर जमानती अपराध मुझ पे लगा था। बाद में हमने एंटीसिपेटरी बेल ले ली, फिर रेगुलर बेल भी हो गई। उसके बाद अभी उसमें चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। अभी हमने उसमें डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल की है। अब देखते हैं अगली तारीख पे अगर वो बहस कर ले अभिजन, तो आगे मामला बढ़े। हम तो तैयार है, जब चाहे जब लगा दे आप, क्योंकि दुनिया यानी जानती है कि गलत। चार्जेस फ्रेम कराने के लिए भी तैयार हैं आप? हम तो तैयार है, हम तो कह रहे फांसी टांग हम गलत है, तो हम डर थोड़ी रहे। जी, 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 जी। ये बहुत बड़ी बात है। ये पुलिस की तरफ से एक मुकदमा आपके खिलाफ है, और आप हंस करके, मुस्कुरा करके उन लोगों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं जिन पर जुल्म हो सकता है या हो रहा है। तो ये एक बहुत ही अहम बात है। अब मैं जानना चाहूंगा कि जो वकीलों की जो फ्रेटर्निटी है, उनकी तरफ से कोई आपकी आपके इस काम पर कहीं कोई किसी को आपत्ति हुई या किसी ने अप्रिशिएट किया हो? नहीं नहीं नहीं, कोई किसी को आपत्ति नहीं हुई। ये कोर्ट में बहुत सारे मुकदमे लगते हैं, वैसे एक मुकदमा ये था। ये अलग इसलिए था क्योंकि एक समुदाय विशेष के खिलाफ था। हमने अपनी पूरी ताकत से लड़ा।
अब आप कहाँ, मतलब मैं फिर आपसे यही समझना चाह रहा हूं कि अब अपने आप को आप इस पूरी लड़ाई में कितना मजबूत या कितना कमजोर पाते हैं, कितनी दूर तक चल पाएंगे आप? वो एक इसका एक शायद मैं गलत हो जाऊं, लेकिन एक वो एक शेर है, देखो देखो वो मंजिल है, जीत हमारा मुस्तकबिल है, हबीब जालिब साहब का। जी जी तो बस जी। जाएंगे वो बहुत दूर नहीं है मंजिल, बहुत मतलब। बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने। और जिस तरह से आपने तस्लीम का केस लड़ा, आपके साथियों ने, आपके सीनियर्स ने, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आपके पास नहीं आई, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। चूंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं मुस्लिम की जो ये दावा करती है मुसलमानों की कि हम बेगुनाहों की मदद करते हैं कानूनी, वो कहीं नजर नहीं आया इसमें। लेकिन आपने ये भी बताया कि वहां के वकीलों ने भी किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं दिया, ये भी काबिल तारीफ है। क्योंकि बहुत सी जगहों पर तो ऐसा होता है कि अगर इस किस्म के किसी मुलजिम की पैरवी कोई करता है तो उन वकीलों के खिलाफ भी जो है लोग इकट्ठा होने लगते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। और आपने जिस तरह से देश को इकट्ठा होकर के एक साथ चलने की बात, एक मैसेज दिया है, ये भी बहुत अहम है। आखिर में कोई आप खास कोई बात कहना चाहते हो आम लोगों से और उन लोगों से जो मुसलसल इस तरह की सूरत हाल में खतरे में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है? देखिए, इस देश में सबसे बड़ा खतरा अभी हो गया मुसलमान होना। हाँ। वो इसलिए हो गया है क्योंकि कहीं भी मॉब लिंचिंग हो जा रही है। मतलब कभी गाय के गोश्त के नाम पे मार दिया जाता है, कभी जय श्री राम नहीं बोलने के नाम पे मारा जाता है। हजारों लाखों वीडियो आप और हम देख चुके हैं। लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये इन्हें समझ में आएगा आज नहीं तो कल। और ये लोग कौन लोग कर रहे हैं? भाई स्कूल भेजो अपने बच्चों को, अच्छी तालीम दो, तो कोई बात बने, कलेक्टर बने बच्चे तुम्हारे। लेकिन नहीं, जुलूस में जाना जरूरी है इनका। या एक धार्मिक उन्माद, मतलब वो पता नहीं आप मेरी बात से इत्तेफाक रखे या ना रखे, कि धर्म जनता के लिए अफीम है और सब अफीम पी के मस्त है अभी। हाँ, मैं हर बहरहाल धर्म के बारे में बोल। ये देखिए, मैं जिस तरह से देखता हूँ, धर्म कोई भी बुरा नहीं होता। धर्म पर अगर वाकईन अमल किया जाए तो उसमें सब अच्छाइयां बताई जाती हैं। झूठ ना बोलो, किसी का हक मत खाओ, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाओ, आपकी जबान से भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं समझता हूं इस पे अगर सभी अमल करें तो ये दुनिया ही जो है वो स्वर्ग बन जाए। तो वो अफीम की हालत में वो है जो वो हिंदुत्व वाले या तालिबान वाले अपने एक तरह से अपने दिमाग में खन्नास पैदा करते हैं। ये मजहब की गलती नहीं है। मजहब को किस तरह से इंटरप्रेट करके उसको अपने तरीके से सियासी फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये एक बहुत ही अहम बात है। नहीं तो मजहब, कोई भी मजहब नफरत नहीं सिखाता, इंसानियत सिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक बुंदेले साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया और आपने तस्लीम जैसे मजबूर को मदद की। ये बहुत ही अहम बात है। आप मुबारकबाद के पात्र हैं। आपको मैं समझता हूं आपकी पूरी टीम को, एहतशाम साहब को और दूसरे लोगों को भी, सभी को चाहिए कि मुबारकबाद दें और हिम्मत अफजाई कम से कम शुक्रिया के शक्ल में जरूर करें। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने एक मजलूम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।